जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया था। तो साथियों आज हम लोग दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। और साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है। तो साथियों इस तरह से दोनों शिफ्टों को मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन होता है, लेकिन आज हम लोग 34 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर से पूछा गया था। दोनों शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेंगे, ओनली जीके जीएस से 34 प्रश्नों को ही कवर करने वाले हैं। तो साथियों सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों सबसे पहले हम लोग 11:45 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को कवर करेंगे, जिसमें जीके जीएस से टोटल 17 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे के सेकंड शिफ्ट के पेपर को कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा बिहार में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों आज के पेपर को आपको टेस्ट के तौर पर अटेंड करना है, और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे आपको साइड में कॉपी में लिखते चलना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिल्खा सिंह। आगे देखिए 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा गया था और मैक्सिमम अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए याद कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 11.8%। ध्यान रखना है 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है ये लगभग 11.8% था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। देखिए साथियों एसएससी के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, और इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाणभट्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो आर्यभट्ट है ये किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक जनपूर्ति सदन के सदस्य के कुल संख्या का कितना भाग होता है। तो अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। हमने आपको क्लास में बताया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक जो कोरम है, जिसे जनपूर्ति कहा जाता है, ये सदन के सदस्य के कुल संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1/10। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महाभिषेकाभिषेक एक त्यौहार है। तो साथियों ये जो त्यौहार है फेस्टिवल महामस्तकाभिषेक, ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जैन धर्म के द्वारा, यानी जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए कौशल भारत मिशन को खाली स्थान के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमशीला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है आगे भी फिर से पूछ ले। चलिए आगे देखिए, रुक्मणी देवी ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों, रुक्मणी देवी की बात करें तो किस नृत्य से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो याद रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है, याद रखेंगे। कथक उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का है, और लावनी जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 1 में। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है, तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे से क्लास कर सकते हैं। तो साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में। कब हुआ था, तो 1866 में। और किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है, कुछ हार्ड भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर 11 का आंसर क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हरित क्रांति का नेतृत्व किया था भारत में MS स्वामीनाथन ने। और विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नॉर्मन बोरलॉग ने। दोनों को ध्यान रखेंगे। मुकाबला को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिनिधि के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए। तो देखिए जो पहलवानी करते हैं उनको बिल्कुल इसका आंसर पता होगा। अपने प्रतिनिधि के विरुद्ध टोटल 10 अंक होने चाहिए, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी पवन कहाँ से उत्पन्न होती है। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। देखिए अक्सर स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो एक काम कीजिए, आपको इसको डायरेक्ट याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर पूर्वी पवन जो है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाले SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न फिर से पूछा जाए। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है, सभी को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान 14। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। असम का सत्रिया नृत्य खालिस्तान से प्रेरित है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। और ये किससे प्रेरित है, तो इसका सही जवाब है भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। आगे देखिए, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो फाइनेंस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, छोटे स्तर पर लोन देने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, माइक्रो फाइनेंस है। तो माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नहीं होती है। देखिए माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी साथ में लाइक करते चलें। तो जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, याद रखिएगा क्या,
तो 17 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बुखार। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बुखार। विषम का चयन करें। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन जीके में ही पूछा गया था। तो इन चारों में विषम बताना है कौन है। संकेत दिया गया है कृषि प्रक्रियाएं हैं इनमें से 3। तो छिड़काव, बुआई और जोतना ये सभी खेती से ही संबंधित है, लेकिन खाना जो है ये थोड़ा विषम हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में एक क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा एलिमेंट है जो अपने गुणों में एक क्षार धातुओं के साथ साथ वह हैलोजन की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये है हाइड्रोजन। याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था और SSC GD कांस्टेबल में भी पूछा गया था, जो 2:30 बजे का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? देखिए 17 नंबर के बाद से जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो साथियों भारत में जनगणना के संबंध में NPR का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। एक पूछा जाता है पोरस, आपने पढ़ा होगा पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। दोनों को ध्यान रखें। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो देखिए पहले एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ था 1951 में हुआ था भारत में, दिल्ली में। और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था और ये 1982 में। तो दूसरी बार का पूछा गया है। पहली बार 1951 में हुआ था और दूसरी बार 1982 में। माइक्रो फाइनेंस एक खाली स्थान सेवा है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था माइक्रो फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट में भी देख सकते हैं पूछा गया है। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? छोटे स्तर पर लोन देने की प्रक्रिया। तो माइक्रो फाइनेंस एक क्या है? तो वित्तीय सेवा है। याद रखिएगा क्या है? वित्तीय सेवा है। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। आगे देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देख सकते कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है, और इसको मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य का लोक नृत्य है। और साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट फोक डांस है आपको अलग से एक वीडियो में कवर करा देंगे। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 पथ निर्मित होते हैं। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि किया था? आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था हरित क्रांति का जनक, और सेकंड शिफ्ट में भी देख सकते हैं हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरित क्रांति ने किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो गेहूं के उत्पादन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, तो 12। तो जिसमें से 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के
खाली स्थान में हुई थी। तो साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में होती है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शॉट पुल में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो शॉट पुल में जो एक गेंद होता है वो धातु की होती है गेंद, तो उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए जो गेंद होता है उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो पुरुषों के लिए होता है 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो हमने शाम 7:30 बजे की क्लास में आपको बताया था यूपीएससी के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। देश की रक्षा करने और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खाली स्थान के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल कर्तव्य के अंतर्गत। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो 60% औषधालय चलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो ये टोटल 34 क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 1 फरवरी 2023 को पूछा गया था। तो साथियों, सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें।